गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। वेलकम बैक। अब तक जो है ना हमने पार्ट वन किया था। किसका पार्ट वन किया था? डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट का। ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अब जो आगे जो लेक्चर होने जा रहा है ना, अगर वो नहीं देखा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है किसी का देखने का। ठीक है। तो अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट तो क्या है, वो फर्स्ट वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो, कल मैंने बताया था कि हेपेटिक डक्ट क्या होता है। हेपेटिक डक्ट, ठीक है, इसको डायग्राम से भी बताया था, पर फिर भी एक बार फिर देखते हैं इसका डायग्राम क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसे ये हो गया हमारा लीवर। ठीक है, इस साइड लीवर हो गया, लेफ्ट साइड में होता है हमारा लीवर। स्टमक लेफ्ट साइड में होता है, लीवर हमारी राइट साइड में होता है, राइट हैंड साइड की साइड। ठीक है। फिर यहाँ से एक एक डक्ट निकलती है। यहाँ पर गाल ब्लैडर हो गया, यहाँ से एक डक्ट निकलती है। ठीक है। फिर ये डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जाके मिल जाती है। ये होगी पेनक्रियाज। लीफ शेप की होती है ना पेनक्रियाज, हाँ ये वही है। फिर यहाँ होता है हमारा स्टमक, जे शेप का, जो कनेक्टेड किससे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट से। ठीक है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये यहाँ से इसके अंदर मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा पेनक्रियाज। ठीक है। ये क्या है? हमारा गाल ब्लैडर। ये क्या है? हमारा लीवर। और ये क्या है? जे शेप का स्टमक। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। होनी नहीं चाहिए। अब देखो, लीवर जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है हेपेट। क्या होता है? हेपेट। ठीक है। तो वो वो नलिका जो लीवर से निकलती है और गाल ब्लैडर है ना, इसकी नलिका तक रहती है, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हेपेटिक डक्ट। ठीक है। ये क्या होगी? ये हमारी गाल ब्लैडर की डक्ट होगी। ठीक है। ये क्या होगी? हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाज से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक। और ये लीवर से लेके पीछे से होते हुए पेनक्रियाज में मिलती है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बाइल जूस बनता है। बाइल जूस बनता है कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कौन से सेल से बनता है? कफ़र सेल से बनता है। कफ़र सेल्स। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था? कि जो कफ़र सेल्स हैं वे हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में मिलते हैं या किस ग्लैंड में मिलते हैं? तो कौन से ऑर्गन में मिलते हैं? लीवर में। काम क्या है इनका? कफ़र सेल्स का, इनका काम होता है हीमोग्लोबिन को तोड़ने का। मतलब ये हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जब भी टूटता है ना, तो दो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कुछ हमें मिलता है। एक तो हो गया बिलरुबिन, एक हो गया बिलरुदिन या फिर डिलरुदिन, बिलरुदिन। ठीक है। अब ये दोनों हमारे बॉडी के लिए काइंड ऑफ वेस्ट ही है। बिलरुबिन क्या काम करता है? बिलरुबिन जो है ना हमारे जो यूरिया है, जो हम टॉयलेट जाके आते हैं, एक नंबर है ना, पेशाब करके आते हैं, उसका कलर येलोइश देता है। यूरिन का कलर येलोइश यही देता है, येलो कलर। और ये हमारे सॉलिड वेस्ट, या फिर हम उसको स्टूल भी बोलते हैं ना, स्टूल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इसका इसके कलर किस पे डिपेंड करता है? बिलरुबिन की अमाउंट पे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बाइल जूस बनता है लीवर में। लीवर से बाइल जूस बना, वो यहाँ कर स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? गाल ब्लैडर में। आई गेस इसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न नहीं होगी किस चीज़ में, कि बाइल जूस बनता कहाँ है और स्टोर कहाँ होता है। ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये बाइल जूस आगे जाएगा और यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट में मिल जाएगा। ठीक है। इन द सेम मैनर पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से पेनक्रियास से रिलीज होता है। क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, ये पेनक्रियास से रिलीज होता है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाता है ना। अब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले देखो, यहाँ से बाइल जूस आया, वो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हुआ और फिर वो सारा जो जो मिक्सचर बना ना जूस का,
डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, डाइजेस्टिव जूस है वो सारा का सारा इंटेस्टाइन के अंदर डुडेनम वाले पार्ट से अपने इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। तो इसमें किसी भी टाइप की कोई डाउट है तो कमेंट कर दो अभी, क्योंकि अभी की अभी क्लियर कर लोगे तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा था, बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, इसका बेसिक हमने कर लिया था। तो बाइल जूस में हमने क्या देखा था कि ये बताओ एसिडिक है या बेसिक है, क्या है ये, एसिडिक या बेसिक? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, पता चलता रहेगा कि तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, फिर इसका पीएच, पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी, 7.4 है ना। ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर में होता है। और ये क्यों होता है एल्कलाइन नेचर में, क्योंकि जो स्टमक जो था उसके अंदर एसिडिक नेचर बना दिया था। कितना पीएच था स्टमक के अंदर, HCl का पीएच था ना, कितना था, HCl की वजह से इसका पीएच कितना था, बहुत ज़्यादा था पीएच, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक था, 1.5 से लगभग 3.5 तक, है ना। अब इतना ज़्यादा एसिडिक नेचर अगर किसी फूड का होगा तो वो तो इंटेस्टाइन को ख़राब कर देगा। स्टमक को क्यों ख़राब नहीं किया, इसका आंसर भी दिया था, क्योंकि म्यूकस था। म्यूकस था हमारे स्टमक के लेयर होती है ना, ये स्टमक की लेयर, वो म्यूकस से बनी है। अब म्यूकस जो है वो एसिड से प्रोटेक्ट करता है हमें, है ना। ये सब मैंने डिटेल में बता दिया है। तो अब एसिडिक नेचर को कम करना पड़ेगा, तो उसी के लिए हमारा ये बाइल जूस का काम करता है। ये बाइल जूस जो अब एसिडिक फूड था ना, इसको अब बेसिक, हल्का हल्का बेसिक बनाएगा, यानी उसके एसिडिक नेचर को कम करेगा ताकि डैमेज ना हो। ठीक है, फिर ये एक एंजाइम है, नहीं, बिल्कुल नहीं है ये एंजाइम। ये एंजाइम की तरह वर्क करता है, पर ये एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है एंजाइम, बाइल जूस, ये एंजाइम नहीं है पर उसकी तरह वर्क करता है। किस पे काम करता है, ये फैट पे काम करता है, इमल्सिफिकेशन। ये बताया था मैंने, है ना। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोबुलर फॉर्म, है ना। फैट का ब्रेक डाउन करवाता है, कौन करवाता है, बाइल जूस। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, कफर सेल के बारे में देखा था, है ना। फिर कफर सेल कहाँ मिलता है, लीवर में मिलता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हीमोग्लोबिन का। फिर उससे बिलरुबिन और बिलरुदिन मिलता है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलर देता है। अगर ये कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस आए ना, तो हल्का फुल्का चेंजेस है तो कोई बात नहीं है, पर अगर ज़्यादा चेंजेस आने लग जाए तो समझ जाओ आपके लीवर में दिक्कत है ना। इसलिए जब भी ऐसा कुछ आपको फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखो बिलरुबिन का काम क्या है। बिलरुबिन एक टाइप से येलो कलर तो देता है, पर ये और क्या काम करता है, ये एक टाइप से एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है, कौन करता है, बिलरुबिन। इसी वजह से बिलरुबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे जो है हमने देखा था, बाइल जूस का हम सब कुछ पढ़ चुके हैं लगभग। ठीक है, अब देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस ये पूछा जा चुका है पहले कि बाइल जूस एंजाइम नहीं है, बाइल जूस एंजाइम नहीं है ना। फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है, करता ही है, क्यों, फैट को डाइजेस्ट नहीं करता ये, फैट को ब्रेक डाउन नहीं करता ये। इमल्सिफिकेशन और किसे बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं। ये कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये पूछा आगे भी जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लिख लो इस पर। ठीक है, अब देखो एक, तुमने देखा होगा, जैसे तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हारे घर में ही जॉन्डिस हो जाता है ना। जॉन्डिस, क्या पी लिया, जॉन्डिस, है ना। इसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, यानी पी लिया, पीली हो जाता है ना, जिसके अंदर सारा शरीर येलोइश हो जाता है ना। अब इसके बारे में देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हम एक स्पेशल लेक्चर सीरीज लेंगे जिसके अंदर सारी मेजर डिजीज़ के बारे में बताएंगे, मेजर डिजीज़ के बारे में बताएंगे, उसके अंदर भी ये रिपीट होगा। पर फिलहाल क्योंकि लीवर का टॉपिक चल रहा है तो देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब जो जॉन्डिस है ना, यानी पीलिया, इसका अदर नेम होता है हेपेटाइटिस। एग्जाम में जॉन्डिस नहीं देता, क्योंकि जॉन्डिस तो लगभग सबको पता ही है। एग्जाम में देता है क्या, कि हेपेटाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, फिर ये एक बीमारी होती किससे है, तो ये क्या वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। अब वायरल डिजीज़ क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होता है, देखो
सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया से हो वो होगी बैक्टीरियल डिजीज़, जो वायरस से हो वो होती है वायरल डिजीज़। अब एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ डेंजरस है या वायरल डिजीज़ डेंजरस है? अब देखो, नाम से तो लगता है कि वायरस तो खतरनाक होता ही है, तो वायरल डिजीज़ खतरनाक हुई ना, पर ऐसा नहीं है। होता क्या है, जैसे जो वायरस है ना, ये एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके अपना काम शुरू करता है, यानी कि स्पेसिफिक स्पॉट पे जाता है अपने, उसी के अंदर ये एक्टिव होता है, अदर बॉडी पार्ट के अंदर ये एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, जैसे जो जॉन्डिस है ये किसके थ्रू होता है, हेपेटिना वायरस से, हेपेटिना वायरस से होता है ये वायरस, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हेपेटिना वायरस की वजह से हमें हेपेटाइटिस होता है, यानी जॉन्डिस होता है। अब ये वायरस ऐसे नहीं है, बाहर भी घूमता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, पर जिसके बॉडी के टच हो जाए, जिसकी बॉडी के लीवर में ये घुस जाए, बस उसी को जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ काम करता है, लीवर में काम करता है, किसी और ऑर्गन में ये काम नहीं करता, ये स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके ही काम करता है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो बैक्टीरिया है ये डेंजरस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं होता, ये बॉडी में घुसा, घुसते ही पता नहीं कि कौन से ऑर्गन में, किस ऑर्गन में स्टार्ट हो जाएगा बीमारियाँ फैलाना, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है इंटेस्टाइन में चला जाए, हो सकता है स्टमक के अंदर ही कर दे, हो सकता है ये फिर इसोफेगस में कर दे, या हो सकता है ये हमारे गले में ही कर दे, यानी नेक के पोर्शन में कर दे, हो सकता है ये ब्रेन तक पहुंच जाए। यानी कि इसका कोई एक ठिकाना नहीं है, पर इसका एक ठिकाना है, ये अपने ठिकाने पे जाके ही अपना काम करेगा, और ये ऐसे ही आवारागर्दी करता रहता है, आवारा घूमता है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन होता है कि वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। सिमिलरली बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला तो आ जाता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि वायरस जो है ये सेल थ्योरी जो है ना, इसको नहीं मानता, यानी ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। एक्सेप्शन कैसे है, अब सेल थ्योरी क्या है वो भी बताऊंगा, हमारे ये साइटोलॉजी में आएगी सेल थ्योरी। ये वायरस भी रिपीट होगा, पर अभी क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है इसलिए एक बार रीकैप कर देंगे, उस टाइम पे एक बार हल्का हल्का देख लो ताकि टच हो जाए, टॉपिक टच हो जाए। ठीक है, फिर जो सेल थ्योरी है ना, इसका एक्सेप्शन है, कौन है, वायरस। अब एक्सेप्शन कैसे है, अब जैसे वायरस जो है ना ये एटमोसफेयर में भी होता है, या कंटेमिनेटेड फूड वाटर या पोल्यूटेड एयर में भी होता है। ठीक है, या फिर ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। अब अगर ये एटमॉस्फेयर में होता है ना, तो वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं डेड फॉर्म में, यानी कि डेड वायरस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। जब तक वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आया है तब तक वो इनएक्टिव या फिर डेड बोला जाता है, कोई फंक्शन शो नहीं करता, एक तरह से नॉन लिविंग ही दिखाई देता है वो। ठीक है, बट फिर अगर किसी बॉडी के टच में आ जाए, किसी बॉडी के ऊपर आ जाए, किसी के अंदर आ जाए, तो ये होता है एक्टिव। बॉडी के अंदर आने के बाद ये एक्टिव हो जाता है, यानी कि ये लिविंग सेल होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है, यानी ये जिंदा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। ठीक है, फिर जो है ये बॉडी में आके स्पेसिफिक स्पॉट पे काम करता है, और हेपेडिना वायरस का स्पेसिफिक स्पॉट क्या है, लीवर, ये लीवर में आके काम करता है। अब काम क्या करता है, जॉन्डिस होता कैसे है वो देखते हैं। देखो, जैसे हेपेडिना वायरस है ना, इसको मैं एचवी लिख रहा हूँ, समझ जाना ये क्या है, हेपेडिना वायरस। ठीक है, ये कंटेमिनेटेड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, इसका पता होगा ना, मतलब कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, एयर, या फिर जो भी कंटेमिनेटेड है, यानी जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, या फिर ख़राब पानी, पुराना पानी, सड़ा हुआ, या फिर काफ़ी टाइम से यूज़ न किया हुआ, या फिर काफ़ी टाइम से स्टोर रखा हुआ पानी, ऐसा जो भी पानी होता है ना उसको कंटेमिनेटेड वाटर बोल देते हैं। सिमिलरली कंटेमिनेटेड फूड भी होता है, तो ज़्यादातर कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है ये क्या करता है, अटैक करता है लीवर पे। ठीक है, अटैक करता है लीवर पे और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, यानी कि काफ़ी रैपिड इंक्रीज हो जाता है इसके हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन पे। अब थोड़ी देर पहले देखा था, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो दो चीज़ें बनती हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, है ना।
अब देखो अगर बिलरुबिन ये टूटेगा तो बिलरुबिन भी ज़्यादा बनेगा, हो सकता है बिलरुबिन भी ज़्यादा बन जाए, तो ये दोनों चीज़ें भी ज़्यादा बनेंगी। तो काफ़ी टाइम क्या होता है, जो ये बिलरुबिन एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाता है। अब ये एक्सेस अमाउंट में बन रहा है तो ये डाइजेशन में दिक्कत देगा। काफ़ी टाइम क्या रहता है, ब्लड में मिक्स रह जाता है, ब्लड के अंदर मिक्स रह जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या काम करता है, ये येलोइश कलर देता है ना। तो अगर ये ब्लड में मिक्स रह गया तो ये हमारी स्किन का कलर भी येलो कर देगा, है ना, हमारे यूरिन का कलर भी ज़्यादा येलो कर देगा, हमारी आईज़ को भी येलो कर देगा। तो देखते हैं ना कि आंखें पीली हो जाती हैं, हाथ पैर पीले हो जाते हैं, स्किन पीली हो जाती है, यूरिन तो पीली होगी ही होगी, आंखें भी कुछ ज़्यादा पीली हो जाती हैं। तो उसी कंडीशन को बोल देते हैं हम जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस। ठीक है, क्यों हुआ ये, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि ये हेपेटिना वायरस है, इसने लीवर पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन इंक्रीज कर दिया। ब्रेकडाउन इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, बिलरुबिन और बिलरुबिन की अमाउंट ज़्यादा मिलने लग गई नॉर्मल से। ठीक है, फिर काफ़ी टाइम ये जो है ब्लड के अंदर मिक्स रह जाता है। अब ब्लड में मिक्स रह गया तो इसने अपना काम ब्लड के साथ शो कर दिया, यानी कलर ब्लड का चेंज करने लग गया, येलोइश कलर देने लग गया। उससे क्या होगा, हमारी स्किन का कलर चेंज, आई का कलर चेंज, यूरिन का कलर चेंज, और हमारे हाथ पैरों का कलर चेंज, और कलर कैसा हो जाएगा, येलो। इसी को बोलते हैं हम जॉन्डिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इस पर थोड़े हमने 5-6 मिनट लगाई हैं। ठीक है, तो आई गेस स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आना भी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस का पीएच कितना होता है। ये बेसिकली 7.4 होता है, पर कई बार ऑप्शन में 7.4 डायरेक्ट नहीं देता है, क्या देगा, 7.2, 7.8, 7.9 या 6 ऐसे देगा। अब यहाँ पे 7.4 तो दिया ही नहीं दिया ना। तो ऐसी कंडीशन में देखो, मैंने बताया था ये एक माइल्ड बेस होता है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, ये हल्का बेस होता है। न्यूट्रल से थोड़ा ही तो ऊपर है, 7 पे तो न्यूट्रल है ही। 7.4 कितना ज़्यादा है, थोड़ा ही तो ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा हैवी बेसिक नहीं है। जैसे एसिड था ना, HCl, ये हैवी एसिड है, यानी कि 1.5 तक चली जाती है इसकी पीएच। 7 से देखो कितनी लो है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। पर ये देखो 7 के बिल्कुल, 7 के बिल्कुल क्लोज ही तो है, इसलिए ये ज़्यादा वो नहीं है, क्या नहीं है, ज़्यादा बेसिक नहीं है। तो इसका, इसलिए हम इसको एक रेंज दे सकते हैं, यानी कि 7.2 से 7.7 तक, इस रेंज के अंदर जो है हमारा बाइल जूस मिलता है। अब यहाँ पे 7.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 7.3 देते तो 7.3 आंसर आ जाता। अगर 7.2 और 7.5 आ जाए तो राइट आंसर होगा जो 7.4 के सबसे क्लोज हो, यानी कि 7.5। एवरेज यही लेते हैं हम, 7.4। ठीक है, बट याद रखना ये माइल्ड बेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न है तो बता देना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बाइल जूस के बारे में बता दिया, बाइल जूस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि पेनक्रियाज। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा ध्यान देना, कॉपी पेन पे ज़्यादा फोकस मत किया करो। जब मैं काम कराता हूँ ना, यहाँ ले लिया करो। तुम्हारे पास तो ये सुविधा है ही, बेनिफिट तो है ही, क्यों, तुम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में बनाते रहना। साथ साथ लिखने में ना, फिर वो जैसे जो भी साथ साथ लिखते हैं तो उसका लिखने में ध्यान हो जाता है, तो काफ़ी टाइम काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए सिर्फ अभी देखो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। ठीक है, देखो पेनक्रियाज जो है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियाज। ठीक है, इसका एक, इसको हम एक चीज़ और, एक नाम और से फेमस है ये, क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि कंप्लीटिव डाइजेस्टिव जूस कौन सा है, ऑप्शन दे दे, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और ETC, या फिर नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, तो उसके अंदर ऑप्शन क्या सही रहेगा, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस ही हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ही है ऐसा जो कार्ब्स को भी डाइजेस्ट करता है, फैट को भी डाइजेस्ट करता है, और तो और प्रोटीन को भी करता है। इन तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, हमारा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो लगभग मेजर चीज़ें तो हो ही गई डाइजेस्ट, तो इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोला जाता है। कंप्लीट डाइजेशन होती है पेनक्रियाज के थ्रू, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू।
ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसकी पीएच क्या है। अब देखो एसिडिक तो होगा नहीं है, क्यों? एसिडिक तो हमें सिर्फ पेट में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस की लेयर है जो हमारे एसिड से बचा लेगा। आगे वाले बॉडी पार्ट्स पे म्यूकस है नहीं इतना। ठीक है, तो इसको हम अगर हल्का फुल्का एसिडिक रह गया है फूड तो उसको थोड़ा बेसिक बनाएंगे। अगर मान लो बाइल जूस भी नहीं बना पाया कंप्लीटली बेसिक, तो रिमेनिंग पार्ट जो रह गया वो पेनक्रियाटिक जूस का रह गया। अब ये बचे हुए पार्ट को बेसिक कर देगा, यानी एल्कलाइन नेचर दे देगा। ठीक है, तो इसका पीएच कितना होगा? एल्कलिक यानी कि 7+ होना चाहिए, तो इसका पीएच कितना होता है? 8.6 होता है। तो ये याद कर लो, ये भी बेसिक है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, फिर अब जो स्टार्ट हो रहा है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। अगर ऐसे लग रहा है ना कि कुछ ज़्यादा तेज चल रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा स्लो करके देख लेना, वीडियो पॉज कर करके अच्छे से देखना। अभी तक ये बताया मैंने कि जो पेनक्रियाज है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? लीवर। लीवर फर्स्ट है, सेकंड कौन सा हो गया? पेनक्रियाज हो गया। फिर जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है ना, पेनक्रियाटिक जूस, जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर ये बेसिक नेचर में होता है, यानी कि इसका पीएच 7 से ज़्यादा है। कितना है? 8.6 है। ठीक है, फिर इसके अंदर 3 एंजाइम मिलते हैं, जैसे इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर में बेसिकली 3 एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब वे कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया हमारा एमाइलेज, दूसरा हो गया लाइपेज, तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर आईएमपी, जैसे आपको सुविधा लगे। ठीक है, फिर अमाइलेज। अमाइलेज मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये कार्ब्स पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? हमारे पेनक्रियाटिक जूस में मिलता है। और कहाँ मिलता है ये हमारे सलाइवा में भी मिलता है। ठीक है, मैंने बताया था ना सलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक पढ़ाते टाइम कि वहाँ अमाइलेज होता है। क्या काम करता है? कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है। कार्ब्स के अंदर जो स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च के ऊपर अमाइलेज काम करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज बेसिकली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी देखो 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या काम करता है? कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है, ग्लोबुलर मतलब ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है इसको। कार्ब हमारे लिए काम का नहीं है, पर ग्लूकोज हमारे लिए काम का है। इसलिए यही तो है जो हमें एनर्जी देता है। इसलिए कार्ब्स हमें इनडायरेक्टली एनर्जी देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी हेल्प से? अमाइलेज की हेल्प से। तो इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट बता दिए मैंने, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, यानी फैट को फैटी एसिड में। ये भी फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। पर देखो कई बार क्या क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अमाइलेज है, लाइपेज है, ये ट्रिप्सिन है, ये याद कैसे रखे? कौन फैट को किस में तोड़ रहा है, कौन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, कौन प्रोटीन को तोड़ रहा है? तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं बताऊँगा आगे। अभी देखो जैसे ट्रिप्सिन है ना, वो प्रोटीन को तोड़ता है। किस में तोड़ता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में। ठीक है, ये इसको तोड़ता है अमीनो एसिड में। तो अब देखो इसकी ट्रिक देखते हैं, इजी टू लर्न है। जैसे अमाइलेज में एज आता है, ट्रिप्सिन में इन आता है। अब देखो जिसके भी पीछे एज आए ना, जिस भी एंजाइम के पीछे एज आए, यानी ASE, जैसे लाइपेज है ना, तो वो क्या डाइजेस्ट करेंगे? वो हमेशा कार्ब्स के ऊपर काम करेंगे और कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़ेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है? लाइपेज। लाइपेज में भी तो एज आ रहा है। लाइपेज एक एक्सेप्शन है जो फैट को तोड़ता है, फैट को ब्रेक करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जिस भी एंजाइम के पीछे इन लगे, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पे इन लग रहा है, वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन पे काम करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी फिर
वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? टाइलिन। देखो टाइलिन फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, क्या काम करता है ये? फैट पे काम करता है ये, फैट पे काम करता है ये। टाइलिन कार्ब्स पे काम करता है ये। देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बताता हूँ। देखो, जिस भी एंजाइम के पीछे एज आए ना, ASE, वो कार्ब्स पे काम करता है। ठीक है, लाइपेज के अलावा बाकी जितने भी एंजाइम हैं जिनके पीछे एज लग जाए वो सब कार्ब्स पे काम करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बन तोड़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन है लाइपेज, जो फैट पे काम करता है, फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, फिर आता है वे सारे एंजाइम जिनके पीछे इन लगे, वे सारे एंजाइम जिनके पीछे इन लगता है ना, वे सारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? टाइलिन। टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जिसके पीछे इन भी लगता है पर फिर भी वो प्रोटीन पे नहीं, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा आगे चल के। अभी हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट के। अब तक का जितना भी फंक्शन था ना, ये सारा फंक्शन डुडेनम में हो रहा था। डुडेनम, तीन पार्ट होते हैं ना इंटेस्टाइन के, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। डुडेनम का पार्ट अभी सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, बाइल जूस रिलीज होता है, वो सारा जो भी मिक्सचर होता है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बनता है, वो सारा डुडेनम के अंदर एक वर्क करता है। फिर इलियम, इलियम बताया था एसिमिलेशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या काम करता है? इसके अंदर विलाई होते हैं, विलाई, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। यानी कि जो सरफेस का एरिया है ना, एरिया बढ़ा देते हैं, उसके कारण एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी हो पाती है, ज़्यादा इजीली हो पाती है। तो एब्जॉर्प्शन का काम किसका है? इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट का। ठीक है, फिर रहता है जुजेनम। अब जो जुजेनम है उसका पार्ट देखते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जुजेनम वाला पार्ट है, इसके अंदर एक ग्लैंड मिलता है, कौन सा? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। अभी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक हमने कोई और ग्लैंड नहीं पढ़ा है, सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड ही पढ़ा है। ठीक है, तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। कौन से पार्ट में मिलता है? जुजेनम वाले पार्ट में मिलता है। ठीक है, और ये जो इसका इसका काम क्या है? ये जो इंटेस्टिनियल जूस है ना, इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी जूस है, यानी कि एंजाइम की तरह जो जूस काम कर रहा है, उसको इंटरमिक्स करता है अपने जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ। डाइजेशन करना है, कार्ब कार्बोहाइड्रेट, फैट और इनको तोड़ना है तो जूस तो मिक्स करना पड़ेगा ना। वही जूस ही तो है जो फूड के अंदर से ये सब चीज़ें तोड़ता है। ठीक है, तो ये उनको करेगा। फिर ये जो है इंटेस्टिनियल जूस को मिक्स करता है। ठीक है, फिर ये गोबलेट सेल होते हैं ना, उनसे बनता है। क्या बनता है? इंटेस्टिनियल जूस। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनियल जूस गोबलेट सेल के थ्रू बनता है। GOBLET, गोबलेट सेल्स। जैसे मैंने बताया था, लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं, इन द सेम वे इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ग्लोबुलेट सेल होते हैं, गोबलेट सेल्स। ठीक है, गोबलेट सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल है इंटेस्टिनियल जूस के मिक्सचर को फॉर्मेशन में। ठीक है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड से मिलता है। फिर इसका काम क्या है? ब्रूनर ग्लैंड का, ग्लैंड तो देख लिया, काम क्या है? ये बेसिकली म्यूकस फॉर्मेशन करता है। म्यूकस जो बनता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रूनर्स ग्लैंड की हेल्प से बनता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, म्यूकस की फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, तो जुजेनम के बारे में इतना ही था। तो हमने क्या देखा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट हैं, कौन से? डुडोनम, जुजेनम और इलियम। इलियम के अंदर हमें मिलती है विलीज, विलाई। ठीक है, जैसे ये एक कोई पाइप है, अभी इसका एरिया कितना है? बिल्कुल प्लेन है, मान लो इसका एरिया x है। पर अगर इसके अंदर हम कुछ चीज़ें बढ़ा दें, जैसे ऐसे बना दें इसके सरफेस को, ऐसे बना दें। अब देखो जिसका सरफेस एरिया वो बढ़ गया, देखो अब ये ऐसे बन गया, ऐसी शेप हो गई, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यानी x प्लस समथिंग हुआ है ना, यानी सरफेस एरिया बढ़ा है।
अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी एब्जॉर्प्शन कर पाएगा। इसको ऐसे देखो, जैसे तुमने पानी डाल दिया किसी पत्थर पे, ये हो गया रॉक, प्लेन रॉक हो गया, चपटा रॉक हो गया, इसके ऊपर तुमने एक टपका पानी डाल दिया, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया रॉक का बहुत ज़्यादा है पानी के कंपैरिजन में, तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसी शेप के रोज रॉक पे तुम पानी ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा डालोगे तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया उस पानी के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो सरफेस एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, सरफेस एरिया कम तो एब्जॉर्प्शन भी कम। इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। फिर डुडेनम वाला पार्ट किया हमने, इलियम का यही था एब्जॉर्प्शन का। फिर डुडेनम का पार्ट किया हमने। डुडेनम के अंदर बाइल जूस मिक्स होता है पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस में, और वो सारा मिक्सचर कहाँ आता है? डुडेनम में आता है, डुडेनम में आता है। फिर इसको क्या बोलते हैं? पेन इसको इसको बोलते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर जुजेनम वाला पार्ट आया था। जुजेनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, क्या काम करता है? मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टिनियल जूस, इंटेस्टिनियल जूस के मिक्सिंग में काम करता है। ठीक है, और बनता कैसे है? ग्लोबुलेट सेल से बनता है, ठीक, गोबलेट सेल से। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लो VI या फिर IMP। ठीक है, अब कुछ जो है एंजाइम्स हमारे, मैंने अभी एंजाइम्स के बारे में बताया था ना, जैसे जिसके पीछे एज लगे वो क्या काम करेंगे? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे। जिसके पीछे इन लगे किस पे काम करेंगे? प्रोटीन पे काम करेंगे। जिसके पीछे एज लगे वो काम करेंगे कार्ब्स पे। जिसके पीछे इन लगे वो काम करेंगे प्रोटीन पे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तुम कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, साथ साथ लिखते जाना। अमाइलेज, कुछ एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूँ, तुम बताना ये किस पे काम करते हैं। फिर लाइपेज, फिर इरिप्सिन, फिर माल्टेज, फिर लैक्टोज, लैक्टेज, लैक्टेज ASE लगाया है, फिर सुक्रेज। हाँ, बस इतना ही बता दो, ये बहुत है। ठीक है, इतने में समझ आ जाएगा। तो देखो अमाइलेज है, एज लग गया, एज लग गया यानी ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे। ठीक है, फिर है लाइपेज, लाइपेज इसके एज वाले ट्रिक के अंदर एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन था ना, ये कार्ब्स पे काम करेगा अमाइलेज। लाइपेज एक एक्सेप्शन था, ये किस पे काम करेगा? फैट पे काम करेगा, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड। अब एक साइंटिफिक नेम होता है फैट का, क्या बोलते हैं उसको? लिपिड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ज़्यादातर है ना लिपिड का यूज़ करता है, फैट का यूज़ नहीं करता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो लाइपेज एक एक्सेप्शन था, किस में एक्सेप्शन था? एज वाली ट्रिक में, जो कि कार्बोहाइड्रेट पे काम न करके फैट पे काम करती है। फिर इरिप्सिन, इन लग गया यानी ये प्रोटीन पे काम करेगी। फिर माल्टेज, एज लग गया यानी ये भी कार्ब्स पे काम करेगा। फिर लैक्टेज, ये भी कार्ब्स पे काम करेगा। फिर सुक्रेज, ये भी कार्ब्स पे काम करेगा। ठीक है, यानी कि एज लगेगा वो सारे कार्ब्स पे काम करेंगे। ये हमारा बेसिक्स आज का लेक्चर पूरा हो गया है। फिर हम ये तीन चीज़ें और देखेंगे, फिर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अब देखो, जैसे माल्टेज है, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और ये माल्टोज बनाता है, माल्टोज। अब माल्टोज क्या होता है? माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि दो मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोज को, वो होता है माल्टोज। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है ये? ग्रेन्स के अंदर या फिर स्वीट्स के अंदर, इन सब के अंदर है ना ये मिलता है हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि इनडायरेक्टली माल्टोज मिलता है हमें गेहूं में या फिर स्वीट्स में, मिठाइयों में। फिर आता है हमारा लैक्टेज। अब लैक्टेज तो सुना ही होगा तुमने, बहुत ही कॉमन है, ईजी सा है। लैक्टोज से रिलेट कर लो, लैक्टोज किस में मिलता है? हमारे मिल्क में, यानी कि दूध में कौन सा होता है? लैक्टोज एंजाइम, लैक्टेज। ये क्या काम करता है? ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को, लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, किस में ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज।
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, माल्टोज किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टेज, ये जो लैक्टेज है, इससे जो लैक्टोज बनता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और ये मिलता किस में है? मिल्क में। फिर आता है सुक्रेज, ये किस में होता है? शुगर केन में। शुगर केन यानी गन्ने में, गन्ने में मिलता है सुक्रेज। अब सुक्रेज किस में ब्रेक डाउन करता है? ये ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट को, किस में करेगा? ग्लूकोज प्लस में फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रैक्टोज किस में होता है? हमारा हनी में, शहद में। सुक्रेज किस में होता है? शुगर केन में। लैक्टेज किस में होता है? मिल्क में। माल्टोज किस में होता है? ग्रेन्स में या फिर स्वीट्स में। तो ये सारा ना एक बार रीकैप कर लेना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से करवाऊंगा। यानी एक टॉपिक हम लेंगे स्पेशल कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, वो लेक्चर लेने के बाद ये सब आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा कि क्या कुछ था। ठीक है, तो आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो लगे रहें, बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, मैं भी अपना काम करता रहूँगा, आप अपना काम करते रहें। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। अगर डाउट वगैरह होती है तो आप कमेंट किया करो। ठीक है, स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस जो हैं वो थोड़ी ब्लर थी, तो एक वन शॉट रिवीजन लेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे हर जितने टॉपिक हमारे हो चुके। कौन कौन से टॉपिक हो चुके? हमारा स्केलेटन सिस्टम हो चुका, मस्कुलर सिस्टम हो चुका, स्किन का हो चुका। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ये भी होने वाला है, इसके शायद 2 लेक्चर और लगेंगे। उसके बाद वन शॉट रिवीजन लेंगे। वन शॉट रिवीजन में मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट वन शॉट के अंदर कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम। तो ऐसे करके थोड़े वे उनको ब्लरनेस भी हट जाएगी और आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। अगर कुछ दिखा नहीं होगा तो अच्छे से दिख जाएगा और उसकी क्लियरेंस भी आएगी। कुछ डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उन वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट रहेगा तो मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पढ़ लो और गुड लक, बाय।